वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिमेडियल सेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के टॉपिक्स को और अभी तक हम अपने 3 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा चौथा टॉपिक है और आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट्स जान सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। हमारी वीडियो में हमारा टॉपिक है आज का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने से पहले हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। Objectives are the ends towards which the activities of the organizations are directed. Objectives वो ends हैं जिनको अचीव करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। कुछ भी एक्टिविटीज अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मीन्स अल्टीमेटली टारगेट क्या है। कुछ टारगेट सेट करा होगा किसी पॉइंट से उठ के किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो स्टेटेड मेजरेबल गोल्स होते हैं, मींस पूरी तरह से क्लियरली डिफाइंड होते हैं कि हम किस पोजीशन पे हैं और हमें अपने टारगेट सेट करके उनको अचीव करके कौन सी पोजीशन अचीव करनी है इन द फ्यूचर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं, to lose 10 kgs of weight within a period of 3 months, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। To lose 10 kgs of weight within a period of 3 months। अब देखिए 10 kgs क्या है। 10 kgs मीन्स हमने इसको मेजर कर लिया कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और इसे कितने टाइम पीरियड में अचीव करना है, 3 मंथ्स में। तो मैंने खुद को 3 मंथ्स का टारगेट लेते हुए 10 kgs का मेजरेबल गोल सेट कर लिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर मुझे 10 किलो वेट रिड्यूस करना है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेटमेंट्स होती हैं जहां पे हमें अल्टीमेटली पहुंचना होता है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव के 3 एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हम किन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सर्वाइवल क्या है। सर्वाइवल इज द बेसिक कंपोनेंट इन दी एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सर्वाइवल क्या है कि बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। कि अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज मीन्स किसी भी कुछ भी अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम चले या बिजनेस ही चले तो उसको हम सर्वाइवल का नाम देंगे, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में इतना कंपटीशन है, हर प्रोडक्ट को लेके इतना ज्यादा कंपटीशन है मार्केट के अंदर कि कस्टमर बहुत हद तक अवेयर है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, कहाँ से खरीदना है। तो इस दौर के अंदर अगर हम बात करें तो सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में अपनी रेपुटेशन बिल्डअप करना, अपने प्रोडक्ट की रेपुटेशन बिल्डअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सर्वाइवल मीन्स बेसिकली एग्जिस्टिंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। आपको एक मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो सर्वाइवल किस चीज से जुड़ा हुआ है, सर्वाइवल जुड़ा हुआ है हमारे प्रॉफिट से। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो प्रॉफिट, अगर कोई बिजनेस मार्केट के अंदर प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो इट डेफिनेटली मीन कि उसको प्रॉफिट हो रहा है तभी वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। बिना प्रॉफिट के तो कोई भी फर्म मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए प्रॉफिट का होना जरूरी है, तो उसको रेवेन्यू से होके गुजरना पड़ेगा। सो अर्निंग इनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट। बेसिकली अगर आप कॉस्ट कवर कर रहे हैं, अपनी कॉस्ट कवर करके रेवेन्यूज तक पहुंच रहे हैं, तो बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है। इट मीन्स फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है तभी वो मार्केट में सरवाइव कर पा रही है, बिकॉज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन करें यहाँ पे
कि कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज का है, उसका कॉस्ट प्राइस मतलब मुझे उसे बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में 100 रुपीज लगे और मैं उसको मार्केट में 100 रुपीज का तो बेचूंगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। तो से सपोज मैंने उसे 130 रुपीज में मार्केट में सेल कर दिया, ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस फिक्स कर दिया 130 रुपीज। तो ये 30 रुपीज का जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, तो हमें इससे क्या पता लगता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस मार्केट में तभी सरवाइव कर पाएगा अगर वो बिजनेस मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ मीन्स कि किसी भी बिजनेस को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेकर जाना। अब ये तो नहीं है कि हम एक ही पोजीशन पे रहेंगे, हर बिजनेसमैन एफर्ट लगाएगा कि हम धीरे 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 ग्रो करें। ठीक है, तो धीरे 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 बिजनेस बिल्डअप करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत होती है। से फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग सेल्स। अगर आप सेल्स इंक्रीज नहीं करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, से फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर 100 यूनिट्स पर डे बनाता है। वो अपने वर्कर्स को टास्क देता है कि 100 यूनिट्स पर डे बनेंगे और वही मैन्युफैक्चर होके रॉ से फिनिश में कन्वर्ट होके मार्केट में हम उन्हीं को सेल करेंगे। तो कब तक यही 100 यूनिट्स बनाता रहेगा? एक टाइम तो आएगा वो 100 से बिल्डअप होके 150, 200, 250, 300 और सो ऑन आगे जाएगा। तो इसे हम कहेंगे कि अपनी सेल्स को इंक्रीज करना एक एस्पेक्ट है ग्रोथ का। नेक्स्ट एस्पेक्ट हम डिस्कस करते हैं एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। इट मींस इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं टाटा का एग्जाम्पल लेते हैं। हमें सबको पता है कि टाटा कितने सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है। टाटा कितने सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है। फॉर एग्जाम्पल टाटा ऑटोमोबाइल्स में भी डील कर रही है, टाटा टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में भी डील कर रही है, टाटा ग्रोसरीज में भी डील कर रही है, टाटा वॉचेस में भी डील कर रही है, टायर्स में भी डील कर रही है, सो ऑन। तो टाटा ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है ओनली इन वन प्रोडक्ट, सो इट हैज डाइवर्सिफाइड इटसेल्फ टू एडिंग वेराइटी इनटू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। कि कस्टमर को अगर हम एक प्रोडक्ट दे रहे हैं तो कस्टमर को हम सिमिलरली बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं कि अपनी मार्केट में रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या है, हमें एक ग्रोथ, हमने अपनी प्रोडक्ट की या बिजनेस की ग्रोथ सेट करी है कि अगर हमें एक सेक्टर से बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम वही प्रॉफिट जो है दूसरे सेक्टर से, बिजनेस सेक्टर से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड हमारा पॉइंट है एडिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऐड करना बिजनेस के अंदर। ऑब्वियसली अगर आप ग्रोथ एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो ग्रोथ को अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो हमें एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे एम्प्लॉयज भी रिक्रूट करने होंगे, क्योंकि बिजनेस बढ़ाना है तो बिजनेस को संभालने के लिए लोगों की भी जरूरत है। बिजनेस में काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें एम्प्लॉयज रिक्रूट करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स मीन्स कि ग्रोथ करनी है तो ऑब्वियसली सबसे पहले इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। इन्वेस्ट करेंगे तो हम प्रॉफिट्स तक पहुंच पाएंगे, प्रॉफिट होगा तो मार्केट में रेपुटेशन बिल्डअप होएगी, गुडविल बिल्डअप होगी, ग्रोथ होगी। तो इनिशिएट कहां से करना होगा? हमारा बेस क्या है? कैपिटल लगाना। कैपिटल लगा के ही हम ग्रोथ तक पहुंच पाएंगे। इसी के साथ हमने यहाँ पे एक टर्म लिखी है डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन। जैसे कि मैंने डाइवर्सिफिकेशन एक्सप्लेन करा है आप लोगों को, अब हम एक्सपेंशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक्सपेंशन का मतलब है एनलार्जिंग द एरिया ऑफ ऑपरेशंस। एरिया ऑफ ऑपरेशंस मीन्स कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपका वो बिजनेस एक सिटी में है,
तो अब आप उसे थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हो बिजनेस को, आप उसे दूसरी सिटी में भी लेके जा रहे हो और धीरे 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 बिजनेस जो है ऑल ओवर इंडिया आपने स्टेब्लिश कर लिया है, उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। इस केस में हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, हमारा बिजनेस एक ही है, बट हमने उसको उसके एरियाज एक्सपैंड कर लिए हैं। से फॉर एग्जाम्पल हमारा एक बिजनेस न्यू दिल्ली में है, धीरे धीरे हमने वो बिजनेस अपना पुणे में पहुंचाया, पुणे से हमने महाराष्ट्र मुंबई के अंदर वो बिजनेस जो है लॉन्च करा। तो इस तरह से हम बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। सो लास्ट वन इज प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है हमने जैसे कि ऊपर भी बात करी थी सर्वाइवल के अंदर प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट इज द बेसिक कंपोनेंट फॉर द एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ, सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट बहुत जरूरी है। अगर ग्रोथ नहीं होगी या प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा। नो प्रॉफिट नो बिजनेस, बिजनेस को ताले लग जाएंगे। So profit is ultimately the reward given to the businessman for bearing the risk, क्योंकि हर बिजनेस पर्सन रिस्क बियर करके ही प्रॉफिट अर्न करता है। विदाउट बियरिंग द रिस्क नो प्रॉफिट कैन बी अर्न। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को। देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है, वो ऑब्जेक्टिव्स जो हमें सोसाइटी के तरफ ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन कोई बिजनेस रन कर रहा है तो वो सिर्फ अपने मोटिव को ही सेटिस्फाई करेगा, उसके एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टुवर्ड्स सोसाइटी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उसे निभानी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एस्टैब्लिश्ड है, काम कर रहा है, तो वन मैन कंपनी तो नहीं होगी जो अकेले रन कर रहा है, वो उससे अपना बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। तो बिजनेस को चलाने के लिए वो जरूरत जो है, वो अपॉर्चुनिटीज जो है एम्प्लॉयमेंट की, वो सोसाइटी में क्रिएट कर रहा है। सोसाइटी को एक ऑर्गेनाइजेशन से क्या हेल्प हो रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है कि आज का यूथ कितना पढ़ा लिखा है, हम उन पढ़े लिखे यूथ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब देके रिक्रूट कर सकते हैं और उन्हें जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं एज पर दियर कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। कम्युनिटीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। कितनी सारी कम्युनिटीज हैं जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स बना के और फाइनेंशियली उनको हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर रहा है, लोन लेना, इस तरह से हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारा जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। यही सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि यही सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि अगर आप उन्हें एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है प्रोवाइड कर रहे हैं और मेथड्स भी जो यूज हो रहे हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी ऐसा यूज नहीं करना चाहते लाइक वेस्टेजेस हो रहे हैं, वो वेस्टेजेस बिल्कुल सोसाइटी में जा रही हैं और जहां सोसाइटी के आसपास के लोग रह रहे हैं उनका रहना मुश्किल हो जाएगा अगर हम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, नॉइस, एयर, किसी भी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो हमें इन चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लाइंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। बेसिक कंपोनेंट ही ये है किसी ऑर्गेनाइजेशन का कि आप अपने सोसाइटी को क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें जो कि जिनसे कि उनकी हेल्थ इफेक्ट ना हो। अगर आप उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट एश्योर नहीं कर सकते तो आप प्लीज वो प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर मत कीजिए, क्योंकि इनसे उनकी हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। तो हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड्स सोसाइटी इज टू सप्लाई द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द सोसाइटी। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशन हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हमें ऑर्गेनाइज करनी है एजुकेशन से रिलेटेड और हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम। हमने बहुत सारे
सेमिनार्स वर्कशॉप्स में देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन एज ए गेस्ट पर्सन बुलाए जाते हैं और उनके ऑनर में हमने पूरा इवेंट रखा होता है और इवेंट पे हम कुछ मुद्दों पे बातें करते हैं, उन्हें प्रोग्राम्स बोला जाता है, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड या हेल्थ ट्रेनिंग से रिलेटेड और बहुत सारे पॉइंट्स है, गर्ल एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों पे अगर हम बात करते हैं कि आज के टाइम में एजुकेशन कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर सेक्टर में, हर एज ग्रुप में, हर कास्ट के स्टूडेंट्स को, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और सरकार ने भी इस पे बात करी है कि हमें कंपल्सरी एजुकेशन हो गई है फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को या फिर जो अच्छी बैकग्राउंड से हैं उन्हें ही हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हमें वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज को भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ताकि उनको भी हम अपनी सोसाइटी के अंदर बिल्डअप कर सके और हम अपने लेवल का ही उन्हें ट्रीट कर सके, उन्हें किसी भी तरह से हम हार्म ना कर सके, उनको भी हमें इक्वली ट्रीट करना है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर बेसिकली। तो ये थे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि वो ऑब्जेक्टिव्स जो एक एम्प्लॉइज के साथ पर्सनली अटैच करते हैं। लाइक बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसकी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। उनमें से कुछ पॉइंट्स जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्पिटिटिव सैलरी। कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है तो सैलरी के लिए ऑब्वियसली वो काम कर रहा है, तो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि उसको अपने काम के लिए बिल्कुल एक्यूरेट पे मिलनी चाहिए। वो अंडररेटेड नहीं होना चाहिए, वो ओवररेटेड भी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसने जितने आवर्स अपने काम करा है और उस बिजनेस की या उस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज हैं पेमेंट से रिलेटेड, वो उस हिसाब से ही उसको पे देनी चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल उसने अगर 8 आवर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करा है तो 8 आवर्स के हिसाब से जो भी उसका 8 आवर्स का पे बनता है वो उसे पर डे के हिसाब से, या अगर हम उसे मंथली पे कर रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, तो उस हिसाब से उसे पे मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब है कि एक एम्प्लॉय की ग्रोथ किस तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। इसका मतलब है कि उसे हमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है, उसकी डेवलपमेंट उसी के थ्रू होगी ताकि वो नए स्किल्स को, न्यू मेथड्स ऑफ डूइंग वर्क, न्यू टेक्निक्स को समझ सके, क्योंकि आने वाले टाइम में उसे न्यू टेक्निक्स के ऊपर ही काम करना है। हम आउटडेटेड टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकते। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन खुद को अडेप्ट कर रहा है एज पर द न्यू टेक्नोलॉजी, तो उसे वही न्यू टेक्नोलॉजीज अपने एम्प्लॉयज को भी सिखानी है ताकि टाइम टू टाइम हम एम्प्लॉयज को भी अपडेट कर सकें। ठीक है, तो हम इस पे पर्सनल ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय को ग्रोथ मिलनी चाहिए। ग्रोथ उसको ट्रेनिंग के थ्रू, उसे प्रमोशन करके भी हम उसे ग्रोथ दे सकते हैं। लाइक अगर वो काम बहुत अच्छा कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन उसके काम से वेल सेटिस्फाइड है, तो हम चाहेंगे कि ऐसे एम्प्लॉय को हम दूसरे अपने बिजनेस सेक्टर में भी एम्प्लॉय करें। ठीक है, ताकि वो वहां जाके भी अपना यही एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दिखाए काम के अंदर और हमारे उस सेक्टर को भी अच्छे से बिल्डअप करे और अच्छे से मैनेज कर सके। तो हम उसे इस तरह से प्रमोशन और ट्रांसफर्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उसे दूसरी जगह जाके काम करने का भी मौका मिले और वो अपनी एक्सपर्टाइज वहां जो हमें दिखा रहा है वो वहां भी दिखाए, ताकि हमारा वो सेक्टर भी जो है अच्छे से बिल्डअप हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज पीर रिकॉग्निशन। पीर रिकॉग्निशन का मतलब है कि किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जब नेम एंड फेम मिलती है, एक रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, वो रिस्पेक्ट चाहे उसे अपने कलीग से मिल रही है, चाहे उसे अपने एम्प्लॉयर से मिल रही है या किसी भी अदर पर्सन से मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसने काम बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करा है, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है, वो अपने सारे काम ऑन टाइम पूरा कर रहा है, अपनी पूरी डेडिकेशन से काम कर रहा है। तो इस तरह से उसका जो एम्प्लॉयर है उसे मोटिवेट करता है, उसे एक रिस्पेक्ट दे रहा है। तो
जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ, हमारा मेन मोटिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, कि हमें इनकम ही अर्न करनी है, टू अर्न द लाइवलीहुड। दिस इज नॉट अ सोल ऑब्जेक्टिव टू वर्क इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंस्टेड हमारा और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि हम अपने रेप्यूटेशन के लिए भी काम कर रहे हैं, ताकि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट गेन हो, क्योंकि आज के टाइम में सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करना भी बहुत बड़ी बात होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी बिल्डअप होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लास्ट वन इज गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस का क्या मतलब है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में किस कंडीशन के अंदर काम कर रहे हैं, आपकी वर्किंग एम्बियंस कैसी है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, क्या प्रॉपर लाइटनिंग फैसिलिटीज हैं, क्या प्रॉपर आपको बैठने की या कोई अदर टूल्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए हैं, अगर आप कंप्यूटर पे काम करें तो क्या आपको कंप्यूटर की फैसिलिटीज वगैरह दे रखी हैं ऑर्गेनाइजेशन ने। तो कुछ इस तरह से हम कंडीशंस जो है नोटिस करते हैं कि क्योंकि हर एम्प्लॉय जो है काम करने आया है, तो वो ऑफिस में उस तरीके से ही काम करेगा जिस तरीके से उसे काम, मतलब जिस तरीके से उसने एक्सपेक्ट करा है कि मुझसे काम करवाया जाए। ठीक है, तो इस केस के अंदर उसे वर्किंग कंडीशंस अच्छी प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी है। बिना अच्छे एम्बियंस के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अगर सपोज उसको 8 से 10 घंटे हम अगर उससे जॉब ले रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो 8 से 10 घंटे हमें अगर उससे आउटपुट निकलवाना है तो हमें उसे एक एम्बियंस भी अच्छा प्रोवाइड करके देना है, क्योंकि वो तभी कंफर्ट फील कर पाएगा, आप सेटिस्फेक्शन फील कर पाएगा जब हम उसे अच्छा एम्बियंस प्रोवाइड करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये हुआ हमारा आज का टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करा है। हमारी नेक्स्ट वीडियो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए द रेमेडियल सेशन। तब तक के लिए थैंक यू।